हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं कि एक दास की ईमानदारी। बहुत समय पहले की बात है। अलाउद्दीन नाम का एक सेठ रहता था। उसने अपने जीवन काल में ईमानदारी के साथ खूब परिश्रम किया। धैर्य, साहस और सहनशीलता उसके अंदर कूट-कूट भरी थी। कभी भी किसी काम से वो नहीं घबराता था और अपने धन को दिन दुना रात चौगुना बढ़ाता जा रहा था। उसका एक लड़का था हसन। हसन अपने पिताजी के काम में खूब हाथ बटाता था और पिता की तरह से वो भी मेहनती था। एक दिन हसन के दिल में आया कि क्यों न मैं भी बाहर जाऊं और स्वयं व्यापार करूं और पिता की तरह से अच्छा धन कमा करके लौटूं। वह एक दिन अपने पिताजी को बात बताता है कि पिताजी, मैं बाहर जाना चाहता हूं, विदेश जाना चाहता हूं और आप की तरह से ही एक अच्छा व्यापारी बन करके लौटना चाहता हूं और मैं भी धन कमाना चाहता हूं, जिससे लोग कहें कि जैसा बाप वैसा बेटा। बाप को दोस्तों बड़ी खुशी होती है। हर बाप यही चाहता है कि मेरा भी लड़का मुझसे भी आगे निकल जाए। उसके बाद जो है, लड़के की धूमधाम से सारी सुविधाओं के साथ पिताजी उसको विदेश जाने की तैयारी करा देते हैं और विदेश भेज देते हैं। ये लड़का इधर विदेश जाता है। कुछ दिनों के बाद अलाउद्दीन की तबीयत खराब होने लगती है। धीरे धीरे खराब होने लगती है। दवा भी चलता रहता है, लेकिन दवा कोई काम नहीं करती है और इसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि बड़े-बड़े वैद्य डॉक्टरों ने लास्ट में कह दिया कि ये लाइलाज बीमारी है। अब क्या करें? उस ज़माने में तो टेलीग्राम था नहीं, मोबाइल था नहीं, लड़के को संदेश कैसे भेजें? अब यह सोचने लगा कि लगता है पुत्र के आने से पहले ही मेरे प्राण निकल जाएँगे। एक दिन वह बीमारी में खाँसते-खाँसते सो जाता है। उसका देखता क्या है कि कोई उसको ज़ोर से झिझोड़ रहा है। आँख खोल के देखता है कि उसका एक दास उसके गले से मोतियों की माला निकाल रहा है। फिर वह सोचता है कि यदि विरोध करता हूँ, हो सकता है कि मेरा दास मेरा गला दबा दे, यहाँ कोई है नहीं और यह हो जाएगा कि बीमार तो ये था ही, मर गया। अब दोस्तों, यह चुपचाप पड़ा रहता है, लेकिन उसका दास उसके गले से मोतियों की माला नहीं निकाल पाता है। जब यह दास चला जाता है तो उसके बाद ये उठता है, बड़े दिमाग से सोचता है, फिर अपने सारे रिश्तेदारों को, सब लोगों को अपने सामने बुलवाता है। बुलवाने के बाद लोगों से कहता है कि देखिए, अब मैं बहुत ही जल्दी मरने वाला हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए आप लोग मेरी 2-3 बात ध्यान से सुनिए। उसका एक दास होता है नसरुद्दीन। बूढ़ा हो गया होता है। कहता है, हे नसरुद्दीन, तुमने हमारी बहुत सेवा की। हमारे धन दौलत शान शौकत, हाथी घोड़ा रथ महल जो भी मैंने बनाया है, उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। तुम एक स्वामी भक्त दास थे, लेकिन आज मैं दासता की जंजीर से तुमको मुक्त करता हूँ। तुम आज से दास नहीं हो और यह थोड़ा धन ले लो हमसे और जाकर अपना जीवन यापन, जो बचा हुआ शेष उम्र है, उसको चैन से काटो। उसके बाद एक दास की तरफ मुड़ता है शेर खां। शेर खां ही वो व्यक्ति होता है जो इस सेठ के, अलाउद्दीन के गले से मोतियों की माला निकाल रहा होता है, पर वह सफलता उसको नहीं मिलती है। कहता है, हे शेर खां, मैं तुमको अपनी चल अचल संपत्ति सबका मैं तुम्हें मालिक बनाता हूँ और मेरे मरने के बाद तुम इसके मालिक रहोगे, लेकिन शर्त एक है, मेरा जब लड़का आए वह तुमसे सिर्फ एक चीज मांगे, उसको एक चीज दे देना और उसके बाद जो है, यह कह करके उसके बाद वो कहता आप लोग जाइए और दूसरे दिन सुबह वो जो है मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। शेर खां जैसे सुना, उसकी बाछें खिल गई, बहुत खुश हुआ। उसके बाद जो है सोचा कि अच्छा हुआ कि कल मैंने इसकी हत्या नहीं की और सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद का मैं मालिक बन गया।
अब इस व्यापारी का क्रियाक्रम कर दिया गया, लड़का आया नहीं और शेर खां राजाओं के दर से रहने लगा। महल में पहले से ही नौकर चाकर दास हाथी घोड़े रथ सब थे। अब सेठ से भी ज्यादा अपना रुतबा बनाकर रहने लगा। इसके गेट से कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। खतरनाक इसने चौकीदार रखे थे और मिला हुआ सामान में तो क्या नहीं था, भोगो विलास में डूबता रहा। एक दिन की बात है कि दरवाजे पर एक फकीर का कपड़ा पहना हुआ एक नौजवान आता है और अंदर जाने लगता है। द्वारपाल उसको रोक देता है, कहता है कि रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। कहता है, अरे भाई, आपने हमें नहीं पहचाना होगा, मैं हसन हूँ और यहाँ के मालिक जो अलाउद्दीन हैं उनका मैं पुत्र हूँ और मुझे अपने पिता से मिलने जाने दो। जाओ मेरे पिताजी को कह दो कि हसन आया है। द्वारपाल कहता है, हे नौजवान, अलाउद्दीन को मरे हुए 3 साल हो गए, अब यहाँ का मालिक हसन है और यहाँ का मालिक शेर खां है और शेर खां का आदेश है कि किसी को भी प्रवेश करने न दिया जाए। हसन के पिताजी ने कहा था कि जिस आदमी के अंदर साहस, धैर्य और सहनशीलता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हसन गर्दन झुकाते हुए चला जाता है कि चलो रिश्तेदारों से कुछ मदद मांगा जाए। हर रिश्तेदार के दरवाजे पर जाता है, सबका दरवाजा खटखटाता है। सब लोग इसकी बात सुनते हैं पर मदद के लिए कोई तैयार नहीं होता है। अंत में यह थक करके राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, हे अन्नदाता, आप हमारा न्याय कीजिए। मेरे पिताजी ने मुझे विदेश भेजा था व्यापार करने के लिए, इसी बीच उनका देहांत हो गया। मेरी मदद कीजिए और शेर खां ने हमारी सारी संपत्ति पर कब्जा जमा लिया है, न्याय कीजिए। राजा बहुत ही न्यायी था। उसने दूसरे दिन दरबार लगाया, शेर खां को बुलाया। उस दरबार में हसन भी था। तो शेर खां ने राजा के सामने कहा कि माई बाप, इनके पिताजी अंतकाल के समय पर ही पूरी प्रॉपर्टी का हमको मालिक बना गए थे और मरते समय सबके सामने कह गए थे कि मेरा पुत्र जब हसन आए तो वह एक चीज तुमसे मांग सकता है, वह एक चीज दे देना। मैं आज भी अपने जवान पर कायम हूँ। हसन मुझसे घोड़ा मांग सकता है, मकान मांग सकता है, जमीन मांग सकता है, असर भी मांग सकता है, पर एक ही चीज मांगेगा और मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कोई बेईमानी नहीं की है और जो चाहे मांग सकता है, इस दरबार में भी मांग सकता है। राजा ने हसन से कहा, भाई एक चीज तुम मांग लो, जो तुम्हारे दिल में आए, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की यही अंतिम इच्छा थी। बहुत से लोग उस समय हसन लेकर आए, हसन को देखने के लिए, और शेर खां के साथ बहुत लोग आए थे कि राजा के दरबार में चलें, देखें क्या मामला है। तो लोगों ने समर्थन भी किया कि हाँ, के पिताजी ने जो है यही शर्त रखे थे। अब ये एक चीज क्या मांगे, सर झुकाए धैर्य के साथ वह दरबार से चल दिया। जैसे ही राजमहल से अभी बाहर निकलने वाला था, तब तक अपने कंधे पर महसूस किसी का हाथ करता है और मुड़ के देखता है तो नसरुद्दीन, उसका जो दास हुआ करता था, उसका हाथ था, जिसको उसके पिता ने दास्ता के जंजीर से, बेड़ियों से आजाद कर दिया था। कहता है, बेटा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी के साथ जीवन भर रहा और उन्होंने हमें बहुत मदद किया, मैंने उनका साथ दिया। यदि तुम्हें बुरा न लगे तो तुम्हारी जगह पर एक चीज मैं हसन तुम्हारी जगह मैं शेर खां से एक चीज मांग लूं और वह दुष्ट नीच लालची शेर खां को सबक सिखा दूं। हसन कहता है, ठीक है, आप जो उचित समझें हमारे हक में वो कर सकते हैं। वापस आते हैं, अभी दरबार खत्म नहीं हुआ होता है। राजा साहब बैठते हैं, शेर खां भी बैठा हुआ होता है और जा करके नसरुद्दीन राजा से कहते हैं, माई बाप, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं हसन के जगह पर शेर खां से एक चीज मांग लूं, क्योंकि हसन की मंजूरी है कि आप हमारे तरफ से मांग लो। राजा को क्या था, हसन से पूछा। हसन ने कहा, हाँ, मेरी जगह पर नसरुद्दीन जो है
एक चीज मांग सकते हैं। नसरुद्दीन खड़ा हुए, उन्होंने कहा माई बाप, मैं हसन को अपना पुत्र मानते हुए, माई बाप मैं हसन को अपना पुत्र मानते हुए मैं हसन की तरफ से शेर खां से एक चीज मांगता हूं। वह चीज ये है कि शेर खां हमेशा हमेशा के लिए हसन का दास हो जाए। इतना ही सुनते ही शेर खां आग बबूला हो गया, तमतमा गया उसका चेहरा। उसके बाद चेहरा सफेद हो गया, क्योंकि उसके पिताजी ने कहा था कि हसन इनसे एक चीज ही मांग सकता है, और मैं हसन की तरफ से यही मांगता हूं कि शेर खां जैसे पहले दास था दोबारा दास हो जाए। उस समय दास प्रथा के अनुसार दास का अपने धन पर, अपने शरीर पर कोई मालिकाना मतलब हालात नहीं होता था। दास मालिक का गुलाम हो जाता था और उसकी सब संपत्ति, चल अचल संपत्ति सब मालिक की हो जाती थी। और राजा ने के सामने शेर खां अवाक रहा, कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने खुद कहा था, इनके पिताजी ने कहा था कि एक चीज मांग लें, तो एक ही मांगा मंत्री ने। और उसके बाद जो है ये जो है स्वीकार किए, और हसन के शेर खां गुलाम दास हो गए, और सारी संपत्ति बिना लड़ाई झगड़े की हसन के पास आ गई। तो शुभ कहते हैं कि वफादार दास। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।